हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द लीगल रिसर्चर। सो फ्रेंड्स, हम लोग मैलिशियस प्रोसिक्यूशन के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे और पार्ट वन में हमने डेफिनेशन देख लिया था मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का। पर्पस देख लिया था कि मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का पर्पस बेसिकली क्या है, इसको टॉर्ट कंसीडर करना क्यों जरूरी है। उसके अलावा हमने क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन और सिविल प्रोसीडिंग्स में जो डिफरेंसेस है उसको भी देखा था, और किसमें केसेस जो है ज़्यादा देखने को मिलता है, क्यों देखने को मिलता है, उसको हम लोगों ने देखा था। हम लोगों ने जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एसेंशियल की टर्म्स बताए गए थे मैलिशियस प्रोसिक्यूशन के, उसको देखा था वो क्या था। आज हम एसेंशियल्स में उनको डिटेल में देखेंगे। उसके अलावा हम लोगों ने की एलिमेंट्स पे चर्चा शुरू किया था, जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट एलिमेंट डिस्कस कर लिया था। फर्स्ट एलिमेंट जो था हमारा, वो था कि प्रोसिक्यूशन बाय द डिफेंडेंट। ये एलिमेंट हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। टोटल हमारा 5 इसेंशियल्स है, 5 इसेंशियल्स, ये 5 इसेंशियल्स है जिसको प्रूफ करने के बाद कोई पर्सन मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का सूट में सक्सेस कर सकता है, यानी वो कंपनसेशन प्राप्त कर सकता है डिफेंडेंट से, जिसने उसके ऊपर फॉल्स बेसिकली मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, उसने मैलिशियसली उसको प्रोसिक्यूट किया था पिछले केस में। तो उसके अगेंस्ट वो कंपनसेशन प्राप्त करने के लिए टॉर्ट के अंडर मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का सूट करके कंपनसेशन ले सकता है। तो इसी क्रम में आज हम लोग सेकेंड पार्ट में बाकी बचे हुए जितने भी इसेंशियल्स है उसके ऊपर चर्चा करेंगे, और सारे एस्पेक्ट्स को देखेंगे कि क्या डिफरेंट एस्पेक्ट्स है, क्या क्या डायमेंशंस है, सारे वर्ड्स का डायमेंशन क्या है। जैसे कि पिछले एसेंशियल में हम लोगों ने प्रोसिक्यूशन शब्द का मतलब समझा था। प्रोसिक्यूशन, हम मैलिशियस प्रोसिक्यूशन के दृष्टिकोण से कौन सा प्रोसिक्यूशन को कंसीडर करते हैं। क्या पुलिस प्रोसीडिंग को प्रोसिक्यूशन मानते हैं? क्या क्वाजी जुडिशियल बॉडी के पास जो प्रोसीडिंग्स होता है उसको भी प्रोसिक्यूशन मानते हैं? उसके अलावा डिफेंडेंट क्या कौन है ना, किसको हम प्रोसिक्यूटर्स यूज यूज करेंगे वर्ड, है ना। क्रिमिनल केसेस में हम जानते हैं कि स्टेट जो है वो पार्टी के रूप में होती है। स्टेट जो है वही केस बेसिकली फाइट करती है, तो क्योंकि उसका ड्यूटी भी है क्रिमिनल केस में, है ना। तो ये चीजें हम लोगों ने देख ली थी, उसके डिफरेंट डायमेंशंस को हम लोगों ने देख लिया था। आज आइए हम लोग एब्सेंस ऑफ रीजनेबल एंड प्रोबेबल कॉज, जो कि सेकंड इसेंशियल है, उसके ऊपर चर्चा को शुरू करते हैं, और उसके बाद बाकी बचे हुए इसेंशियल्स और इस टॉपिक का जितना भी अदर डिस्कशन है उसको करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको एक बार फिर से याद दिला दें कि जो मैलिशियस प्रोसिक्यूशन है, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन जब भी हम पढ़ते हैं तो इसमें दो केस इन्वॉल्व होता है। पहला केस, जो हम मान लें अगर कि फॉल्स केस फाइल किया गया, तो पहला केस में के बाद जो पर्सन जिसके ऊपर फॉल्स केस किया गया था, अब वो कंपनसेशन पाना चाहता है, तो वो मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का सूट फाइल करता है, टॉर्ट केस के अंदर फाइल करता है, ताकि उसको कंपनसेशन मिल सके, है ना। वो डिफेंडेंट से बेसिकली कंपनसेशन क्लेम कर सके। तो अगर हम मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, जो कि टॉर्ट है, तो इसमें जो पार्टीज होंगी वो होंगी, एक प्लेंटिफ होगा, दूसरा डिफेंडेंट होगा। तो अगर हम प्लेंटिफ डिफेंडेंट वर्ड यूज करें तो भी हम केस को समझ सकते हैं, उस टर्म्स के मुताबिक हम केस को समझ सकते हैं। लेकिन अगर हम चाहें तो हम ए बी के से केस को देख सकते हैं। जैसे कोई पर्सन ए है जिसने बी के ऊपर थेफ्ट का फॉल्स केस किया, और बी के फेवर में जजमेंट गया, क्योंकि ये पूरी तरह से फॉल्स केस था, तो कोर्ट ने बी को जो है एक्विट कर दिया। अब बी जो है वापस से ए के ऊपर मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का सूट फाइल करता है, ताकि ए से वो कंपनसेशन प्राप्त कर सके, ए से वो कंपनसेशन ले सके, है ना। और कोर्ट जो है जब जब ये पाएगी कि मैलिशियस प्रोसिक्यूशन था, तो वो उसके लिए ए को कंपनसेशन देने के लिए बाध्य करेगी, है ना। बी यानी कि कंपनसेशन के लिए इंटाइटल्ड माना जाएगा। तो इसी चीज को, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन को प्रूफ कब माना जाएगा, तो ये जो इसके लिए प्रूफ करने के लिए जो प्लेंटिफ है उसको 5 चीजें प्रूफ करनी पड़ेंगी। और पहला जो इसेंशियल्स है वो हम लोगों ने लिया है। अब हम जो है सेकंड इसेंशियल्स के ऊपर चर्चा करते हैं। तो जहां भी हम ए बी के टर्म्स में बात करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि हम लोग दोनों केसेस देख रहे हैं। मतलब जो दोनों केस तो हमेशा देखना पड़ेगा मैलिशियस प्रोसिक्यूशन में, लेकिन ए बी के टर्म्स में जब हम बात करेंगे तो इसका मतलब है कि फर्स्ट केस का फैक्ट्स हम देख रहे हैं। और जब हम प्लेंटिफ डिफेंडेंट की बात करने लगे तो उसमें डायरेक्टली हम जो है फर्स्ट केस मिक्स कर रहे हैं, है ना। जब केसेस देखेंगे, पिछले वीडियो में भी था लेकिन इस वीडियो में अगेन हम इस चीज को रिपीट कर देते हैं, है ना।
तो चलिए अब हम समझते हैं कि रीज़नेबल एंड प्रोबेबल कॉज़ क्या है। तो एक केस था फ्रेंड्स जिसमें कि ये डेफिनिशन हेल्ड किया गया था। इस केस का नाम हम यहाँ लिख देते हैं। वो था केस का नाम हिक्स वर्सेस फॉल्कर। हिक्स वर्सेस फॉल्कर ये केस था। हिक्स वर्सेस फॉल्कर ये केस है हमारा 1878 का। 1878 इसमें जस्टिस हॉकिंस जस्टिस जस्टिस हॉकिंस के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया था। जस्टिस हॉकिंस के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया था हिक्स वर्सेस फॉल्कर के केस में कि an honest belief in the accused guilt founded on reasonable grounds that would make an ordinary prudent person believe the accused was likely guilty. The accused was likely guilty. इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स? इसका मतलब है ये जो डेफिनेशन दिया गया जस्टिस हॉकिंस के द्वारा, इसमें इन्होंने बताया कि देखिए जो रीजनेबल एंड प्रोबेबल कॉज है वो उसका मतलब ये है कि प्रोसिक्यूटर को जो केस कर रहा है उसको एक्यूज्ड के गिल्टी होने का ऑनेस्ट बिलीफ है, उसको ऑनेस्ट बिलीफ है, जो ऑनेस्ट बिलीफ उसको रीजनेबल ग्राउंड्स पे है, जो ऑनेस्ट बिलीफ उसको रीजनेबल ग्राउंड्स पे है और ऐसे सर्कमस्टांसेस के एग्जिस्टेंस पर है कि अगर कोई भी ऑर्डिनरली प्रूडेंट पर्सन अगर उस वो भी उस पोजीशन में होता तो वो भी कंक्लूजन यही निकालता कि एक्यूज्ड जो है जिसके ऊपर जो चार्ज लगाया गया है वो उस चार्ज के लिए गिल्टी है। ये बहुत ही स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। जब भी आप रीजनेबल एंड प्रोबेबल कॉज को डिफाइन करिएगा तो वो यही होगा, है ना? यही चीज डिफाइन कीजिएगा। और अगर प्लेंटिफ मैलिशियस प्रोसिक्यूशन के केस में यही प्रूफ कर दे कि ये ऑनेस्ट बिलीफ नहीं था, ये जो डेफिनेशन में दिया गया है, अगर वो ये प्रूफ कर देता है तो वो मैलिशियस प्रोसिक्यूशन में कंपनसेशन के लिए इंटाइटल्ड हो जाएगा। अब यहाँ पे जो बातें हैं इसको और इलैबोरेट करिए तो यहाँ पे हमारा जो बिलीफ है, ऑनेस्ट बिलीफ है, ये केवल सस्पिशन नहीं हो सकता है ना? ये सस्पिशन के आधार पे नहीं होगा, सस्पिशन नहीं है, तब वो ऑनेस्ट बिलीफ ही नहीं है बेसिकली, है ना? सस्पिशन या सस्पेक्ट करना केवल कि उसने जो है मेरा सामान चुराया है, जबकि हमको पता ही नहीं है, जबकि हम प्रूफ ही नहीं कर सकते कि उसको वो जो है यहाँ पे मौजूद भी था कि नहीं, है ना? तो हमने सिर्फ सस्पिशन के आधार पे नहीं कर सकते, है ना? मस्ट बी रीजनेबल ग्राउंड्स, है ना? रीजनेबल ग्राउंड्स होना चाहिए कोर्ट के पास पहुँचने के लिए। एक प्रोसिक्यूटर को ये सैटिस्फैक्शन होना चाहिए कि प्रॉपर केस बनता है कोर्ट जाने के लिए, है ना? ये ज़रूरी नहीं है, हालाँकि ये ज़रूरी नहीं है कि एकदम उसको ये पता चल जाए कि बिल्कुल उसको कोर्ट कन्विक्ट कर ही देगी, है ना? ऐसा ज़रूरी नहीं है। यानी कि एक स्टेटमेंट आपसे पूछा जा सकता है और पूछा जाता है, यही छोटा-छोटा स्टेटमेंट्स पूछा जाता है, तो एक स्टेटमेंट आपसे एक्सप्लेन करने के लिए पूछा जा सकता है कि जो मैलिशियस प्रोसिक्यूशन में जो बिलीफ है, वो मेयर सस्पिशन नहीं होना चाहिए, लेकिन वो कन्विक्शन भी ज़रूरी नहीं है। वो कन्विक्शन का जो है प्रोबेबिलिटी साबित करे या वो बिलीफ हो, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। तो यही चीज़ ध्यान में रखिएगा, उसके बीच में होना मतलब अगर ऑनेस्ट बिलीफ है कि कन्विक्शन हो ही जाएगा, कन्विक्शन हो जाएगा 100% तो वो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर सस्पिशन है केवल, तो वो सही नहीं है, सस्पिशन से थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। जैसे आप देखेंगे यूपीएससी में यूपीएससी में समझने के लिए बस एग्जांपल के तौर पे कि यूपीएससी में क्या है ना कि जो लॉ ऑप्शनल का सिलेबस है वो उसमें लिखा हुआ है कि यूजी से थोड़ा ज़्यादा और पीजी से थोड़ा कम, पोस्ट ग्रेजुएट से थोड़ा कम। तो उसी तरह का यहाँ सिचुएशन है। हालाँकि इस केस में कन्विक्शन अगर 100% किसी को लगता है कि कन्विक्शन हो जाएगा, उसको बिलीफ है कि 100 कन्विक्शन होगा, है ना? पूरी तरह से गलती है ना? तो फिर वो अच्छी बात है, बट ये कैसे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्योंकि हम तो कोर्ट नहीं है ना? तो हम ये कैसे अनुमान लगा सकते हैं? लेकिन हाँ, सस्पिशन है, रीज़नेबल ग्राउंड से कोर्ट में जाने का आधार है। अब तो फिर हम क्या कर सकते हैं? तो हम माना जाएगा कि रीज़नेबल एंड प्रोबेबल कॉज़ है, तब हम जस्टिफाई कर पाएँगे। और अगर हम देखें फ्रेंड्स, एक ये 3 पॉइंट्स है, 3 पॉइंट्स, ये तीनों पॉइंट्स अगर प्रूफ हो, तो ये कहा जा सकता है कि जो डिफेंडेंट है बेसिकली
मैलिशियस प्रोसिक्यूशन के केस में वो डिफेंडेंट के पास रीज़नेबल एंड प्रोबेबल कॉज़ था। ये तब उसके कंडक्ट से हम देखने का प्रयास करेंगे, है ना? जो सर्कमस्टांसेस है, वो सर्कमस्टांसेस कैसे से हम कैसे देखेंगे उसको समझिए। जैसे सबसे पहले रीजनेबल एंड प्रोबेबल कॉज है कि नहीं, इसके लिए ये देख सकते हैं हम कि इन पहला पॉइंट कि इन्फॉर्म्ड बाय द फैक्ट्स, यानी कि डिफेंडेंट ने फैक्ट्स को जुटाने का सही प्रयास किया कि नहीं, है ना? उसने रीजनेबल स्टेप्स लिया कि नहीं फैक्ट्स को इन्फॉर्म्ड फैक्ट्स के लिए, है ना? मतलब फैक्ट्स को जुटाने के लिए, है ना? बिफोर एलिगेशन लगाने से पहले उसने फैक्ट्स को जुटाने का प्रयास किया कि नहीं। उसके बाद ऑनेस्ट बिलीफ, क्या फैक्ट्स को देखने के बाद और ड्यू इंक्वायरी करने के बाद, मतलब फैक्ट्स को इंक्वायर करने के बाद, फैक्ट्स तो कई बार फॉल्स भी हो सकते हैं, फॉल्स फैक्ट्स, है ना? तो उसको ड्यू इंक्वायरी के बाद उसको ऑनेस्टली बिलीफ होता है कि नहीं कि यस केस बनता है, उसको ऑनेस्ट बिलीफ होता है कि नहीं। उसके बाद तीसरा बात कि प्राइमा फेसाई केस बनना चाहिए, मतलब फैक्ट्स इस तरह का होना चाहिए कि प्राइमा फेसाई केस बनता हो, है ना? वो अपने आप में सफिशिएंट हो, केस प्राइमा फेसाई केस बनने के लिए, है ना? यानी कि एडुकेट ग्राउंड्स होना चाहिए, तब ना तब जाकर के हम जो है ये कह सकते हैं कि प्राइमा फेसाई केस बनता है ना? हालाँकि कन्विक्शन अगेन हमने बताया कि आपको कन्विक्शन की गारंटी तो कोई नहीं दे सकता है कि कन्विक्शन होगा, है ना? क्योंकि ये तो कोर्ट के ऊपर डिसाइड करने का है। तो ये 3 पॉइंट्स जब भी फ्रेंड्स किसी भी केस में, जब प्लेंटिफ जो बेसिकली जो जिसने केस किया, उसका उसका कंडक्ट अगर हम देख लेंगे, प्रोसिक्यूटर का जो हम कंडक्ट देख लेंगे, तो हम ये जान सकते हैं इन 3 चीज़ों से कि क्या उसने फैक्ट्स को जुटाने का सही प्रयास किया, क्या वो फैक्ट्स का ड्यू इंक्वायरी के बाद उसको ऐसा लगता है, उसको ऑनेस्ट बिलीफ होता है कि नहीं कि उसने कि बेसिकली उसको केस बनता है, इसमें केस कोर्ट जाना बनता है ना? प्राइमा फेसाई केस बनता है कि नहीं? ये चीज़ें जब उसके कंडक्ट में हम देख सकते हैं प्रोसिक्यूटर के, तो हम कह सकते हैं कि यस रीज़नेबल एंड प्रोबेबल कॉज़ बनता है। अब इसमें एक केस है फ्रेंड्स, हिट राम वर्सेस मदन गोपाल, 2007 का केस है, 2007 का केस है। इसमें यहाँ पे मैंने अटैच नहीं किया है ना? बुक में आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। हिट राम वर्सेस मदन गोपाल, GOPAL, मदन गोपाल, 2007 का ये केस है। इसका फैक्ट्स को देखिए, देखिए सारा फैक्ट्स, सारा केस इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन हम अंडरस्टैंडिंग के के लिए सारे केसेस को देखेंगे, है ना? सारे केसेस को देखेंगे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट केस होगा या जिसका फैक्ट्स आपको याद रखना चाहिए ना, जो कुछ इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स पे है, जहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या पूछे जा सकते हैं, उन केसेस को हम लोग हाइलाइट कर लेंगे। बाकी सारे जितने केसेस हैं, उसको पढ़ना तो पढ़ेंगे तो है ही, छोड़ना तो है नहीं, है ना? क्योंकि लीगल रिसर्चर किसी भी चीज़ को छोड़ता नहीं है ना? उसको रिसर्च करना है तो वो छोड़ेगा क्यों? तो हेट राम वर्सेस मदन गोपाल, इस केस में क्या होता है, फैक्ट्स सुनिए, फैक्ट्स सारे केसेस में फैक्ट्स मैंने नहीं लिखा है, बस जो छोटा सा ब्रीफ फैक्ट लिखा है और जो हेल्ड किया गया है, इसलिए फैक्ट्स आपको सुनना पड़ेगा और फिर जाकर के बुक से रेफर करना पड़ेगा। तो हेट राम वर्सेस मदन गोपाल के केस में डिफेंडेंट जो है वो प्लेंटिफ के ऊपर फॉल्स एलिगेशन लगाया होता है। अब जब हम इस तरह से यूज कर रहे हैं, आपको फैक्ट बता रहे हैं, इसका मतलब कि हम डायरेक्टली मेलिशियस प्रोसिक्यूशन का सूट से ही शुरू कर रहे हैं, है ना? तो डिफेंडेंट ने जो है प्लेंटिफ के ऊपर फॉल्स एलिगेशन लगाया था कि प्लेंटिफ ने उसके घर में आग लगाया, है ना? जो फायर उसके आग में जो घर में लगा था, उसका जो उसको जो शुरू उसने जो किया था, जिसने वो आग लगाया था, वो बेसिकली प्लेंटिफ था। हालाँकि प्लेंटिफ तो था ही नहीं, एग्ज़िस्ट वहाँ पे था ही नहीं उस इंसिडेंट के दौरान। तो इससे ये साबित हुआ कि कोर्ट ने मैलिशियस प्रोसिक्यूशन के सूट में जब मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का सूट किया गया, तो कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि यहाँ पे मैलिशियस प्रोसिक्यूशन है, क्योंकि रीज़नेबल एंड प्रोबेबल कॉज़ था ही नहीं, है ना? कोई उसने फैक्ट्स को बिल्कुल भी एनालाइज़ नहीं किया, उसने फैक्ट्स को देखा, फैक्ट्स के बाद उसने ड्यू इंक्वायरी की ही नहीं, केवल तो इसलिए रीज़नेबल एंड प्रोबेबल कॉज़ साबित ही नहीं हो पाया। और इसीलिए एब्सेंस ऑफ रीज़नेबल एंड प्रोबेबल कॉज़ जैसे ही होगा, यानी रीज़नेबल एंड प्रोबेबल कॉज़ नहीं होगा, तो प्लेंटिफ के फेवर में जजमेंट जाएगा, प्लेंटिफ को कंपनसेशन के लिए एंटाइटल्ड माना जाएगा। तो यही इस केस में हुआ।
हेडराम वर्सेस मदन गोपाल के केस में। इसी तरह से एक और केस है फ्रेंड्स, मानिक दास वर्सेस सुबल चंद्र धार। मानिक दास वर्सेस सुबल चंद्र धार, ये भी आपको बुक में मिल जाएगा। मानिक दास वर्सेस सुबल चंद्र धार। इसमें क्या होता है, इस केस में क्या होता है मानिक दास के केस में, कि इसमें एक ए जो है बी के द्वारा जो बॉर्डर फेंस किया जा रहा था, मतलब जैसे एक लैंड अगर है, एक लैंड में ये जैसे मान लीजिए कि ये हमारा लैंड है, इसमें वो फेंसिंग कर रहा था। तो प्लेन जो ए है, ए ने जाके वहां पे टिप्पणी किया, ए के साथ कुछ और लोग भी थे, उन्होंने देखा कि जो बेसिकली जो ईंट यूज किया जा रहा है, जो ब्रिक्स यूज किया जा रहा है, या जो फेंसिंग कार्य किया जा रहा है बी के द्वारा, वो पुअर क्वालिटी का है। तो उसने वहां जाकर के बी को कहा कि ये जो आप फेंसिंग कर रहे हैं, ये बहुत ही अच्छे क्वालिटी की नहीं है, ये काफी घटिया क्वालिटी का फेंसिंग आप कर रहे हैं। तो इससे जाहिर सी बात है उसको बुरा लगा, बी को बुरा लगा। तो उसने क्या किया, ए के ऊपर झूठा केस कर दिया कि ए ने जो है उसका उसके यहाँ से उसके ब्रिक्स को चुरा लिया है, उसके जो ईंट है उसको वो चुरा लिया है ए। तो बी क्या करता है इसके बाद कि पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स जो होते हैं उनके साथ भी कंस्पायरेसी करके उनके साथ भी मतलब मिल करके वो ए के खिलाफ जो है पूरी तरह से प्रोसीडिंग्स किसी तरह से शुरू करवा देता है। तो इस केस में अगेन क्या है फ्रेंड्स, इस केस में क्या है, रीजनेबल एंड प्रोबेबल कॉज नहीं है ना, जाहिर सी बात है कोई रीजनेबल एंड प्रोबेबल कॉज नहीं है। तो एब्सेंस ऑफ रीजनेबल एंड प्रोबेबल कॉज है। तो कोर्ट ने यही हेल्ड किया कि बिकॉज मतलब एब्सेंस ऑफ रीजनेबल एंड प्रोबेबल कॉज है, तो कोई फैक्ट्स बनती यहाँ पे है नहीं। उसके अलावा यहाँ पे मैलिस इंटेंशन भी है, तो वो भी तो है, लेकिन इस जो हम अभी रीजनेबल एंड प्रोबेबल कॉज देख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या था कि रीजनेबल एंड प्रोबेबल कॉज का यहाँ एब्सेंस है क्लियरली, और इसलिए यहाँ पे कोर्ट ने पाया कि जो ए के ऊपर केस किया गया था वो बेसिकली फॉल्स था, मेलिशियस प्रोसिक्यूशन था, और इसलिए ए जो है कंपनसेशन पाने के लिए इंटाइटल्ड है। एक और केस है फ्रेंड्स, ये हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है, स्टेट ऑफ त्रिपुरा वर्सेस हरधन चौधरी। हरधन चौधरी, इस केस में होता क्या है कि एक रेप्यूटेटेड टिम्बर मर्चेंट होता है ना, व्यापारी होता है। टिम्बर एक पेड़ होता है, तो पेड़ मतलब लकड़ी वाला होता है, टिम्बर का पेड़ होता है या लकड़ी बोल सकते हैं आप। तो ये व्यापारी होता है, जो प्लेंटिफ होता है बेसिकली, उसके ऊपर एक, सपोज कीजिए बी पर्सन ले लेते हैं, तो बी के द्वारा जो है उसके ऊपर एक क्रिमिनल चार्ज लगाया जाता है। और क्रिमिनल चार्ज इसलिए लगाया जाता है कि उसने ये आरोप लगाया कि जो प्लेंटिफ है उसने रिजर्व्ड फॉरेस्ट से बेसिकली पेड़ को काट लिया है। और रिजर्व फॉरेस्ट फ्रेंड्स जो इन्वायरमेंटल लॉ है वहां पे रिजर्व फॉरेस्ट के लिए ये नियम, कुछ नियम्स होते हैं और इसके अलावा कुछ बेसिकली रूल्स भी होते हैं। तो उन रूल्स के आधार पे जो रिजर्व फॉरेस्ट है वहां से पेड़ को काटना अलाउड नहीं होता है। तो ये जो केस किया गया था बी के द्वारा, ये टिम्बर मर्चेंट के ऊपर इसी ग्राउंड पे किया गया था। हालांकि बाद में ये पाया गया कि जो पर्सन है बेसिकली प्लेंटिफ, जो मर्चेंट है, उसने पेड़ को नहीं काटा था, बल्कि जो डिविजनल ऑफिसर थे, फॉरेस्ट ऑफिसर, उन्होंने उनके आदेश पे वो सारी चीजें की गई थी। और बी जो है वो प्रूफ भी नहीं कर पाया, जाहिर सी बात है उसके ऊपर नहीं, उसके द्वारा मर्चेंट जो टिम्बर मर्चेंट था उसके द्वारा किया नहीं गया था। तो इसमें क्या है फ्रेंड्स, अगेन हम लोगों ने जो देखा था कि फर्स्ट की इन्फॉर्म्ड फैक्ट्स होना चाहिए, ऑनेस्ट बिलीफ होना चाहिए, है ना, प्राइमा फेसाई केस बनना चाहिए, तब जाके रीजनेबल एंड प्रोबेबल कॉज कह सकते हैं। तो ये चीजें हमको यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि अगर उन्होंने थोड़ा भी ध्यान लगाया होता, थोड़ा भी इंफॉर्मेशन गैदर करने का प्रयास किया होता, तो एग्जैक्टली ये वे इन्फॉर्म्ड हो सकते थे, या वो जानकारी उनको मिल सकता था कि डिविजनल ऑफिसर्स के द्वारा ऐसा किया गया था, आदेश पे ऐसा किया गया था। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, इसलिए कोर्ट ने हेल्ड किया कि जो एब्सेंस ऑफ रीजनेबल एंड प्रोबेबल कॉज इसमें साफ तौर पे देखा जा सकता है, और इसलिए 25,000 रुपीज का जो है कंपनसेशन
देने के लिए कहा गया बी को, है ना? तो ये केस आप ध्यान में रख सकते हैं। इसके अलावा एक केस और है फ्रेंड्स, सत्यकाम वर्सेस डालू। सत्यकाम वर्सेस डालू। इस केस में होता क्या है कि सारे केस का फैक्ट्स हम लोग पहले देखते रहते हैं, उसके बाद फिर हम लोग अभी डिस्कशन पे आएँगे। तो इस केस में होता क्या है कि ए जो है, एक विलेजर होता है ना? और उसका एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चल रहा होता है किसी से। वो क्या करता है कि एक एडवोकेट को अपना काउंसिल नियुक्त करता है उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड केस को हैंडल करने के लिए। जो एडवोकेट होते हैं, वो उनका केस लड़ रहे होते हैं और कुछ समय के बाद, है ना? कुछ समय के बाद होता क्या है कि जो पर्सन ए है, उसका जो विलेजर है बेसिकली, उसका एक और प्रॉपर्टी सेम उसी तरह का एक और प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट चल रहा होता है। लेकिन उसमें जो एडवोकेट हैं, वो ए के अपोजिट पार्टी का केस ले लेते हैं, है ना? सेम तरह का प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट कहीं और था, जिसमें एडवोकेट जो है, वो दूसरे पार्टी का केस ले लेते हैं। अब ए जो है, वो ऑब्जेक्ट करता है कि भाई आप एक तरफ मेरा केस ले रहे हैं और दूसरी तरफ आप दूसरे प्रॉपर्टी में मेरा ही जिस जहाँ मैं एक पार्टी हूँ, वहाँ पे आप दूसरे पार्टी की तरफ से केस देख रहे हैं, केस हैंडल कर रहे हैं। तो ये मेरे जो राइट्स है, मेरे जो इस बिल्कुल मेरे अगेंस्ट जा सकता है ना? तो इसी लेकिन जो है एडवोकेट ये कहते हैं कि दोनों केसेस अलग-अलग हैं, दोनों केसेस अलग-अलग हैं, इसलिए कोई किसी तरह का इसमें कोई इश्यू नहीं है। लेकिन ए ज़ाहिर-सी बात है, अगर हम लोग भी ए की जगह रहते तो हम लोग भी क्या करते, हम लोगों को भी इश्यूज़ होता। तो ए जो है बार काउंसिल में कंप्लेंट कर देता है और बार काउंसिल के पास जो है प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का जो है बेसिकली इश्यूज़ उठता है। लेकिन बार काउंसिल ये देखता है कि जो दो लैंड्स थे, उनमें समानता था लेकिन वो इस तरह से डिसाइड नहीं करता है और बेनिफिट ऑफ डाउट मिल जाता है एडवोकेट को और इसलिए उस इस जो कंप्लेंट था उसको डिसमिस कर दिया गया। अब एडवोकेट जो है वो वापस से पर्सन ए जो विलेजर है उसके ऊपर मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का केस करते हैं। लेकिन जब कोर्ट में केस जाता है तो कोर्ट ये डिसाइड करती है कि चूंकि दोनों जो लिटिगेशन था वो दोनों लिटिगेशन में सिमिलैरिटीज थी, है ना? दोनों में पार्टी एक कॉमन है और लीगल प्रोफेशन जो है वो हाई स्टैंडर्ड लीगल प्रोफेशन में रिक्वायर्ड है, इसलिए एडवोकेट को वो केस नहीं लेना चाहिए था, है ना? और अगर रीजनेबल एंड प्रोबेबल कॉज की बात करें तो उस विलेजर के पास बिल्कुल रीजनेबल एंड प्रोबेबल कॉज था, है ना? वैसा बिल्कुल भी नहीं था कि रीजनेबल एंड प्रोबेबल कॉज नहीं था, उसके पास था। उसने सारे जो बेसिकली इंफॉर्मेशंस उसके पास मौजूद थे, उसके बाद कोई भी पर्सन जो है रीजनेबल प्रूडेंट पर्सन जो होगा उसको यही लगेगा कि वो ऑनेस्ट बिलीफ रखेगा कि बिल्कुल भी ऐसा जो सर्कमस्टांसेस में उसके पास कोर्ट के पास जाने का या कोर्ट के दरवाजा खटखटाने का उसके पास सारा जो है ग्राउंड्स है। तो कोर्ट इसी आधार पे जो है ये हेल्ड करता है और इसके साथ ही जो एडवोकेट है, एडवोकेट को भी आप देखें तो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का ही एक तरह से पार्ट हो सकता है ये। तो इस केस में यही हेल्ड किया गया। चूँकि ये एडवोकेट से रिलेटेड केस है इसलिए आप इसको ध्यान में रखेंगे। सत्यकाम वर्सेस दालू का केस। इसके बाद फ्रेंड्स एक और केस है व्हाइट वर्सेस व्हाइट, जो भी पढ़े इसको, वेट वर्सेस व्हाइट। इस केस में 1860 का केस है, 1860 का ये केस है। इसमें क्या होता है कि ए और बी दो पर्सन है, तो ए जो जब बी के प्लेस से गुजर रहा होता है तो उसको कुछ बोरी दिखता है, बोरा, है ना? वो दिखता है, कुछ फटा हुआ दिखता है और कुछ नया-नया बोरा दिखता है। तो उसको लगता है कि ये मेरे यहाँ का ही बोरा है, मेरे स्टोर रूम से ही ये चोरी की गई है। जब वो नया-नया बोरा देखता है तो, और जो पुराना वाला बोरा था जिसमें मार्क कटा हुआ था, ऐसा भी कुछ बोरा वहाँ रखा हुआ था। तो उसको लगता है कि मेरा जो है बोरा चोरी कर लिया गया है। वो क्या करता है, ए के ऊपर बेसिकली बी के ऊपर जो है वो थेफ्ट का केस कर देता है। जब थेफ्ट का केस करता है, आरोप साबित नहीं हो पाता है और बी जो है एक्विट होता है। ए ए जो है अब वो ए के ऊपर मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का सूट फाइल कर देता है। तो कोर्ट ये हेल्ड करती है कि फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस को देखते हुए जब ए बी के प्लेस से गुजर रहा था तो उसको
ये नया जो बोरा रखा हुआ था, उसको देख कर के उसके पास ऐसा रीज़नेबल जो ऑनेस्ट बिलीफ उसके दिमाग में आया, आ सकता था, क्योंकि बोरा जो है नया-नया बोरा था, तो इस वजह से उसके ब दिमाग में ऐसा ऑनेस्ट बिलीफ आ सकता था, उसके माइंड में ऑनेस्ट बिलीफ, वो ऑनेस्टली बिलीव कर सकता था। हालाँकि आप देखिए फ्रेंड्स, तो आप इस केस में डिटेल जब फैक्ट्स हम लोग देखेंगे, तो हम लोग क्रिटिसिज़्म भी कर सकते हैं, ऑल्दो क्योंकि कोई भी पर्सन अगर किसी से का कुछ चोरी हुआ है, तो वो पूरा प्रॉपर अपने आप को थोड़ा इंक्वायर्ड तो करेगा, केवल इसलिए कि नया बोरा वहाँ पे उसको दिख रहा है, इस आधार पे वो किसी के ऊपर थेफ्ट का आरोप नहीं लगा सकता है। हालाँकि इस केस में मैलिशियस प्रोसिक्यूशन के लिए जो है लायबल नहीं माना गया, क्योंकि माना गया कि रीज़नेबल एंड प्रोबेबल कॉज़ बेसिकली एक्जिस्ट करता था, और इसलिए उसने केस किया था, उसके पास ग्राउंड्स था, इन द सेंस कि फैक्ट्स इस तरह के थे कि वो उसको ऑनेस्ट बिलीव करवा रहे थे। हालाँकि अगेन हम लोग जब डिटेल्ड फैक्ट्स देखेंगे, अगर उस केस को डायरेक्टली हमको देखना, हम लोगों को देखना पड़ेगा। लेकिन जो फैक्ट्स ब्रीफ फैक्ट्स जो हम लोग रीज़नेबल एंड प्रोबेबल कॉज़ के डिस्कशन में यूज़ कर सकते हैं, अगर उस उतना को देखें तो हम यही कह सकते हैं कि इसमें इन्फॉर्मेशंस इन्फॉर्म्ड होना चाहिए था उसको, उसको थोड़ा प्रयास फैक्ट्स को जाँचने का, तलाशने का प्रयास करना चाहिए था। इसके बाद फ्रेंड्स एक नेक्स्ट केस है एब्राथ वर्सेस नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे कंपनी। ये केस इंपॉर्टेंट है, ये केस आप फैक्ट्स याद रख सकते हैं और आपको याद रखना चाहिए ये फैक्ट्स, और केस का नाम भी आपको याद रखना चाहिए। ये 1886 का केस है, एब्राथ वर्सेस नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे कंपनी। देखिए इसमें होता क्या है कि ए एक पर्सन है, सपोज़ कीजिए ए एक पर्सन है, वो क्या करता है कि कंपनसेशन प्राप्त करता है रेलवे कंपनी से। किस लिए कंपनसेशन प्राप्त करता है? तो उसको पर्सनल इंजरी हुई होती है 2 ट्रेन के कोलिजन की वजह से। 2 ट्रेन का कोलिजन होता है जिससे उसको पर्सनल इंजरी होती है ए को। तो ए उसी के बदले में जो है रेलवे कंपनी से कंपनसेशन पाया होता है। लेकिन रेलवे कंपनी को बाद में इन्फॉर्मेशन मिलता है कि ए को जो है बेसिकली ट्रेन के कोलिजन से इंजरी नहीं हुई थी, बल्कि उसको जो इंजरी है वो डॉक्टर एब्राथ नाम के एक सर्जन के द्वारा आर्टिफिशियली क्रिएट किया गया था। रेलवे कंपनी है, जब ये बात देख सुनती है, ये बात इन्फॉर्मेशन उसके यहाँ उसके पास पहुँचता है, तो वो क्या करती है, वो एक डायरेक्टर्स का मीटिंग करवा करके डायरेक्टर्स को ये डिसाइड करने के लिए कहती है कि आगे अब इसमें क्या प्रोसीजर्स किए जानी चाहिए। तो डायरेक्टर्स जो है अपने स्तर पर इंक्वायरी करते हैं। इंक्वायरी करने के अलावा डॉक्टर्स जो डायरेक्टर्स हैं वो बेसिकली अ, लीगल एडवाइस भी लेते हैं। लीगल एडवाइस और इंक्वायरी के आधार पे उनको ये ये वो कंक्लूजन पे पहुँचते हैं कि डॉक्टर एब्राथ को इस केस में प्रोसिक्यूट किया जाना चाहिए। उनके खिलाफ जो है केस किया जाना चाहिए, और इसीलिए जो रेलवे कंपनी है, उन्होंने डॉक्टर एब्राथ के ऊपर केस फाइल कर दिया। ये नॉर्मल केस है, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन यहाँ नहीं है, है ना? एक केस फाइल कर दिया, क्योंकि डॉक्टर एब्राथ ने जो है बेसिकली डॉक्टर एब्राथ के ऊपर फ्रॉड का केस फाइल किया, धोखाधड़ी का केस फाइल किया। तो होता क्या है, डॉक्टर एब्राथ गिल्टी नहीं पाए जाते हैं, उनके ऊपर जो है, जो फ्रॉड का केस किया गया था, वो प्रूफ नहीं हो पाता है और डॉक्टर एब्राथ को रिलीज़ कर दिया जाता है। अब जब रिलीज़ कर दिया जाता है उनको, तो डॉक्टर एब्राथ क्या करते हैं, डॉक्टर एब्राथ जो है मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का सूट फाइल करते हैं, क्योंकि उनको काफ़ी सारा लॉस हुआ, वो एक रेपुटेटेड डॉक्टर थे, डॉक्टर एक सर्जन थे, तो उनको उनको काफ़ी डैमेजेस हुआ, तो इस वजह से उस उन्होंने क्या किया, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का केस फाइल किया रेलवे कंपनी के ऊपर। अब सवाल ये था कि इस केस में रीज़नेबल एंड प्रोबेबल कॉज़ था कि नहीं रेलवे कंपनी के पास? क्योंकि बाकी सारी चीज़ें तो एसेंशियल्स तो मान लीजिए है, बाकी सारे केसेस तो एसेंशियल्स हैं इसमें, लेकिन क्या डॉक्टर एब्राथ के ऊपर जो केस किया गया था, वो बिना किसी रीज़नेबल एंड प्रोबेबल कॉज़ के किया गया था? तो कोर्ट ने ये हेल्ड किया, फैक्ट से ही आपको पता चल गया होगा कि कंपनी ने रीज़नेबल केयर किया था, उन्होंने इंक्वायरी की, उन्होंने बेसिकली लीगल एडवाइस सीक किया, सारे इन्फॉर्मेशंस को अपने स्तर पे गैदर करने के बाद, उन्होंने ये पाया था कि कंपनी के ऊपर उन्होंने इस कन्क्लूज़न पे पहुँचे थे कि डॉक्टर एब्राथ के ऊपर केस करना चाहिए, और इसलिए उनके पास रीज़नेबल एंड प्रोबेबल कॉज़ तो था, ऑनेस्ट बिलीफ था उनका, है ना? इससे साबित होता है कहीं न कहीं ये रेफ़रेंस ये दिखाता है, ये प्रिज़म्पशन
क्रिएट करता है कि रीज़नेबल एंड प्रोबेबल कॉज़ था, है ना? और इसी केस के थ्रू आप ये भी समझ गए कि सस्पिशन से ज़्यादा है यहाँ पे, सस्पिशन थोड़े है डॉक्टर एब्रात के ऊपर, सस्पिशन से ज़्यादा है। तो और कन्विक्शन कैसे हम कह सकते हैं? कन्विक्शन तो हम ये कह सकते हैं कि डॉक्टर एब्रात को कन्विक्ट कर ही दिया जाता, तब तो फिर कोई केस ही नहीं फाइल हो पाएगा, है ना? क्योंकि वो तो कोर्ट को डिसाइड करना है। तो देखिए 100% किसी भी चीज़ में रीज़नेबल एंड प्रोबेबल कॉज़ नहीं हो सकता है ना? वो वैसा एक्जिस्टेंस की बात नहीं की जाती है ना? तो ये केस आप साइट करके उस स्टेटमेंट से रिगार्डिंग भी अगर कोई क्वेश्चन आता है, तो आप इसमें सॉल्व कर सकते हैं, इस केस के रिगार्डिंग, है ना? इस केस को एक्सप्लेन करते हुए। देखिए फ्रेंड्स, एक और बात यहाँ पे निकल के आता है कि एक डिस्कशन ये भी होता है कि अगर मैलिस रीज़नेबल एंड प्रोबेबल कॉज़ तो है, केस फाइल करने के लिए, लेकिन डिफेंडेंट का इंटेंशन मैलिस है, तो उस समय प्लेंटिफ को मैलिशियस प्रोसिक्यूशन के लिए कंपनसेशन मिलेगा कि नहीं? है ना? बेसिकली वो मैलिशियस प्रोसिक्यूशन होगा कि नहीं, माना ही जाएगा कि नहीं? तो देखिए अगर मैलिस इंटेंशन है भी, लेकिन रीज़नेबल एंड प्रोबेबल कॉज़ एक्जिस्ट करता है, तो उस समय मैलिस जो है इम्मैटेरियल हो जाता है। इम्मैटेरियल, उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। जैसे अगर सपोज़ कीजिए एब्राथ वर्सेस नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे कंपनी के केस में ही अगर डायरेक्टर्स ने डायरेक्टर्स के मन में मैलिस इंटेंशन भी होता कि चलिए डॉक्टर एब्राथ के ऊपर केस करके उनको उनके रेपुटेशन को हार्म पहुँचाते हैं। लेकिन उनके पास रीज़नेबल एंड प्रोबेबल कॉज़ भी है। चूँकि रीज़नेबल एंड प्रोबेबल कॉज़ है उनके पास, इसलिए अब ये बात उनके कि मैलिस उनके मन में है, डायरेक्टर्स के मन में, ये इम्मैटेरियल हो जाता है। ये बातें अब इम्मैटेरियल हो जाती हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ डिफेंडेंट एट लीस्ट, है ना? डिफेंडेंट के लिए मैं प्लेंटिफ को तो ये प्रूफ करना पड़ेगा कि पहले तो रीज़नेबल एंड प्रोबेबल कॉज़ नहीं है, उसके बाद उनका इंटेंशन मैलिस है। लेकिन अगर डिफेंडेंट के दृष्टिकोण से देखें, तो डिफेंडेंट अगर केवल ये ही साबित करे कि रीज़नेबल एंड प्रोबेबल कॉज़ एक्जिस्ट करता था मेरे पास, तो वो बस अब उसको मैलिशियस प्रोसिक्यूशन के लिए उसको कंपनसेशन नहीं देना पड़ेगा। क्योंकि मैलिस हो ना हो वो फ़र्क अब उसके लिए इम्मैटेरियल हो गया। जैसे इसको एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं कि जैसे सपोज़ कीजिए, बस इसको एक केवल एग्ज़ाम्पल के तौर पे देखिए। जैसे ए और बी 2 पर्सन हैं। ए ने बी के ऊपर जो है ₹20,000 के चोरी का आरोप लगाया। ए ने बी के ऊपर ₹20,000 चोरी का आरोप लगाया, जबकि उसके पास जो प्रॉपर्टी था, जो गुड्स था, जिसका चोरी हुआ, जिसको 20,000 का कह रहा था, वो वास्तविकता में 19,000 तक का था। लेकिन उसने एक 1,000 एक्स्ट्रा बढ़ा के बोला, तो इसका मतलब उसने मैलिशियसली जो है प्राइस बढ़ाया, उसका मैलिस इंटेंशन है यहाँ पे। लेकिन रीज़नेबल एंड प्रोबेबल कॉज़ भी तो एक्जिस्ट करता है, थेफ्ट हुआ तो रीज़नेबल एंड प्रोबेबल कॉज़ एक्जिस्ट करता है उसके पास। तो यहाँ पे वो मैलिस इम्मैटेरियल हो जाएगा। हालाँकि अगर जैसे सिचुएशन थोड़ा अलग होता, जैसे 20,000 का उसने आरोप लगाया, लेकिन जो गुड्स उसका लॉस हुआ था, वो मात्र 1,000 के आस-पास का था। तो यहाँ पे फिर रीज़नेबल एंड प्रोबेबल कॉज़ नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये बेसिकली इस तरह से जो है बैलेंस किया जाता है ना? चीज़ों को, फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस के आधार पे। अब एक इसके बाद नेक्स्ट बात आता है फ्रेंड्स, ये बात जो अभी बताया उसको ध्यान में रखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस आ सकता है ना? कि इमैटेरियल हो जाता है मैलिस, है ना? अब एक चीज़ और देखिए, एक और अच्छा स्टेटमेंट आ सकता है एग्ज़ाम में कि रीज़नेबल एंड प्रोबेबल कॉज़ का जो टेस्ट है, वो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों है। यानी कि द टेस्ट ऑफ रीज़नेबल एंड प्रोबेबल कॉज़ इज़ सब्जेक्टिव एज़ वेल एज़ ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव बोथ, दोनों है। कुछ चीज़ इसमें सब्जेक्टिविटी है, किस किस कुछ चीज़ में इसमें सब्जेक्टिविटी आती है और कुछ चीज़ में जो है वो ऑब्जेक्टिविटी आ जाती है। सब्जेक्टिविटी क्या आती है? तो देखिए, ऑनेस्ट बिलीफ रखना या रीज़नेबल बिलीफ रखना, ये बेसिकली क्या है? ऑनेस्ट बिलीफ रखना एक तरह से सब्जेक्टिव टेस्ट है ना? क्योंकि जो प्रोसिक्यूटर है, उसको फैक्ट्स को ध्यान में रख के केस करता है वो। वो ये ज़रूरी नहीं है कि फैक्ट्स एकदम से सही हो या एकदम एकदम मतलब सही हो, ये ज़रूरी नहीं है ना? ज़रूरी वो है कि वो ऑनेस्ट बिलीफ रखता है उस फैक्ट्स पर। भले ही उन फैक्ट्स में कुछ एरर या फिक्शन हो, लेकिन सवाल ये है कि प्रोसिक्यूटर ऑनेस्ट बिलीफ रखता है ना? उन फैक्ट्स पे, उन फिक्शन पे। लेकिन ऑनेस्ट बिलीफ के कैसे, है ना? ऑनेस्ट बिलीफ को हम लोगों ने देखा ना कैसे? उसने इंक्वायरी की, उसने ड्यू अ, वर्क किया ताकि वो फैक्ट्स तक पहुँच सके। तो वो अगर ऐसा करता है,
तो ये बेसिकली सब्जेक्टिविटी है, क्योंकि वो अपने स्तर पर करेगा, उसने ऑनेस्ट उसका ऑनेस्ट बिलीफ जो है, वो उस अपने स्तर पे होगा, वो सब्जेक्टिविटी हर पर्सन के लिए उस सिचुएशन में ऑनेस्ट बिलीफ अलग-अलग हो सकता है ना? कुछ लोग निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि हाँ, केस के लिए सही ग्राउंड बनता है, कुछ लोग कह सकते हैं कि कुछ ग्राउंड को उनको लगेगा कि यस, इस पे किया जा सकता है। लेकिन ऑब्जेक्टिव टेस्ट तब क्या हो जाएगा कि जब जब वो स्टोरी पर बिलीव करने के बाद प्रूडेंटली एक्ट करता है ना? इंक्वायरी करता है। तो ये जो इंक्वायरी है वो रीज़नेबल पर्सन, प्रूडेंट पर्सन के तरह करता है, तो वो एक्ट जो है बेसिकली ऑब्जेक्टिविटी ऑब्जेक्टिव टेस्ट है, वो ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड है। एक रीज़नेबल एंड प्रूडेंट पर्सन जब उसको फैक्ट्स मिलेगा, तो उस फैक्ट्स को प्राप्त करने के बाद वो जो इंक्वायरी कंडक्ट करेगा, वो किस तरह से करता है, वो ऑब्जेक्टिव टेस्ट हो जाएगा। जैसे सपोज़ कीजिए कि कोई पर्सन के ऊपर अगर हम चोरी का आरोप लगाते हैं और वो पर्सन पिछले 6 महीना से यहाँ रह ही नहीं रहा है, वो बाहर रह रहा है। तो इतना तो हमको पता होना चाहिए, ये कोई भी पर्सन सबसे पहले ये इंक्वायरी करेगा कि उस समय वो यहाँ मौजूद था कि नहीं, है ना? उस डिफरेंट मैकेनिज़्म से ये कन्फर्म करने का कोशिश करेगा कि वो था कि नहीं, क्या हमको भ्रम हुआ? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मन में जिसके प्रति हम कुछ दुर्भावना रखते हैं, वही पर्सन हमको लगेगा कि उसी ने किया, है ना? और हमने कोई इंक्वायरी नहीं की, तो इसका मतलब हम प्रूडेंट पर्सन की तरह या रीज़नेबल पर्सन की तरह एक्ट नहीं कर रहे हैं। हम उस तरह से एक्ट कर रहे हैं, जो कहीं न कहीं मैलिस शो कर रहा है या बायस्ड होके हम एक्ट कर रहे हैं। तो ये चीज़ ऑब्जेक्टिविटी का टेस्ट है, रीज़नेबल प्रूडेंट पर्सन, है ना? ऑनेस्ट बिलीफ रखना, ये सब्जेक्टिव स्टैंडर्ड्स है ना? ऑनेस्ट बिलीफ रखना, क्योंकि पर्सन को फैक्ट्स के आधार पे या जो फिक्शन पे वो विश्वास कर रहा है, वो उसका सब्जेक्टिव बात है ना? वो उसपे किस तरह से ऑनेस्ट बिलीफ रखता है कि नहीं, वो सब्जेक्टिव बात है। लेकिन ऑब्जेक्टिव टेस्ट ये है कि उसने एक्ट कैसे किया, जब उसके पास कुछ फैक्ट्स है, उसके पास जो फिक्शंस है या जो भी है, उसपे वो एक्ट कैसे करता है, किस तरह से प्रूडेंट पर्सन की तरह, प्रूडेंट रीज़नेबल पर्सन की तरह एक्ट करता है कि नहीं। प्रोसिक्यूटर का जो बिलीफ होगा, वो ड्यू इंक्वायरी के बाद होना चाहिए, ये तो हम लोगों ने देख ही लिया था। यानी जो आरोप लगा रहा है, वो उन ग्राउंड्स पर बेस्ड होना चाहिए, जो इंक्वायरी के बाद उसको विश्वास होता है। जब वो इंक्वायरी कर लेता है, उसके बाद जो उसको विश्वास होता है, वही ऑनेस्ट बिलीफ की यहाँ बात है ना? अगर इंक्वायरी नहीं करता, इंक्वायरी के बाद अगर उसको विश्वास होता है कि यस, केस फाइल किया जा सकता है ना? अब ये इस स्तर पर नहीं हो सकता है कि उसको ये भी पता होना चाहिए कि क्या अगला पर्सन के ऊपर कोई डिफेंस है, क्या उसके पास डिफेंस अवेलेबल है ना? ये ज़रूरी नहीं है, बस उसको ये देखना है कि मेरे लिए केस इसमें इस फैक्ट्स के आधार पे हमको केस करने का पावर है कि नहीं, मतलब हम केस के लिए जा सकते हैं कि नहीं, ये सही है कि नहीं, है ना? इतना ही देखना है। अब उसके पास कोई डिफेंस अवेलेबल है कि नहीं है, वो तो फिर टेक्निकल बातें हो गई, है ना? अब उसके पास कुछ डिफेंस होगा, तो फिर वो हमको नहीं देखना है। उस स्तर पे जा के देखना यहाँ पे नहीं है। एक केस और है फ्रेंड्स, इसी में एक केस है, संभवतः यहाँ पे अटैच किए होंगे, हाँ, गिरिजा प्रसाद शर्मा वर्सेस उमाशंकर पाठक। ये केस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये केस आप वहाँ-वहाँ साइट कर सकते हैं जहाँ पे आप इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के अगेंस्ट या पुलिस ऑफिसर के अगेंस्ट मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का केस होते हुए देखते हैं, जहाँ अगर उससे रिलेटेड कोई फैक्ट्स आता है, तो वहाँ पे आप इस केस को साइट कर सकते हैं। गिरिजा प्रसाद शर्मा वर्सेस उमाशंकर पाठक। इस केस में ये इसका साइटेशन है एआईआर 1973 मध्य प्रदेश 79, है ना? एआईआर 1973 मध्य प्रदेश 79। इस केस को आप ज़रूर याद रखिए, है ना? देखिए, इस केस में होता क्या है कि एक उमाशंकर पाठक होते हैं। उमाशंकर पाठक जो है वो एक एडवोकेट होते हैं एमपी में, मध्य प्रदेश में, पन्ना में। वो जनसंघ के लीडर भी होते हैं। एक जनसंघ पार्टी या समूह कह सकते हैं, उसके वो लीडर होते हैं। जनसंघ पन्ना में फूड स्कार्सिटी के रिगार्डिंग कुछ धरना प्रदर्शन कर रहा होता है। होता क्या है कि एक सब इंस्पेक्टर गिरजा प्रसाद शर्मा, ये जो गिरजा प्रसाद शर्मा होते हैं, ये सब इंस्पेक्टर होते हैं। इनको तैनात किया जाता है वहां पे भीड़ को नियंत्रित करने के लिए। और होता क्या है, 2 जनवरी 1965 की बात है। होता क्या है, शाम को 4:30 बजे उसी दिन गिरिजा प्रसाद शर्मा जो है वो
उनके रिवॉल्वर से कुछ शूट हो जाता है और काफ़ी उनका ये कहना था, उन्होंने बाद में ये बात कही कि जो क्योंकि जो भी शूट होता है फिर वो उस ज़ाहिर-सी बात है, वो फिर ऑब्जेक्शनेबल है। तो उन्होंने अपना ये बात कहा कि जो लोगों के बीच झड़प हो रहा था, उस झड़प में या उस धक्का-मुक्की के दौरान उनके रिवॉल्वर से अचानक से जो है फायर हो गया और उनके उन्होंने ये भी कहा कि फायर होने के साथ-साथ उन लोगों ने उन किसी ने उनके घड़ी को चुरा लिया और उनके साथ मतलब असॉल्ट किया गया। तो गिरजा प्रसाद शर्मा क्या करते हैं कि एक एफआईआर लॉन्च करते हैं कुछ पर्सन के द्वारा, जब कुछ पर्सन्स के अगेंस्ट की उनको असॉल्ट किया गया, उनका जो घड़ी छीन लिया गया। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि उमाशंकर पाठक जो है, वो बेसिकली लोगों को इंसाइट कर रहे थे इंसाइट कर रहे थे कि गिरजा मतलब हमको मारने के लिए या असॉल्ट करने के लिए वो उकसा रहे थे उमाशंकर पाठक। एफआईआर लॉन्च किया गया, उसके बाद एफआईआर लॉन्च जब किया गया, तो इन्वेस्टिगेटिंग एक एसएचओ थे, जंगबाली सिंह, है ना? जंगबाली सिंह एसओचे थे पन्ना पन्ना के ही, तो वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे, वो उनको इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर नियुक्त किया गया था और चंद्रिका प्रसाद थे वो सर्कल इंस्पेक्टर थे। होता क्या है कि उमाशंकर पाठक को 15 जनवरी 1965 को 15th ऑफ जनवरी 1965 को अरेस्ट कर लिया गया और फिर बाद में उनको 18th ऑफ जनवरी 1965 को बेल पर रिलीज कर दिया गया। ये फैक्ट्स हम बुक से ही बता रहे हैं, तो आप जाके बुक रेफर करें। होता क्या है कि एडीजे पन्ना के द्वारा एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज पन्ना के द्वारा फाइनली 30 जून को 30 जून 1965 को उनको डिस्चार्ज कर दिया गया उमाशंकर पाठक को। अब डिस्चार्ज के बाद उमाशंकर पाठक क्या करते हैं, 4-5 लोगों पे जो बेसिकली वो केस फाइल करते हैं, 4 लोगों पे वो केस फाइल करते हैं, जिसमें सबसे पहले वो एसआई के ऊपर केस फाइल करते हैं जो गिरजा प्रसाद है, उनके ऊपर जो जिसने उनके ऊपर एफआईआर लॉन्च किया था, उनके ऊपर एसएचओ जंगबाली सिंह, उनके ऊपर जिसने इन्वेस्टिगेशन करके रिपोर्ट बनाया था। बेसिकली उसने जंगबाली सिंह जो है वो रिपोर्ट बनाए थे, है ना? और चंद्रिका प्रसाद जो है उन्होंने इन्वेस्टिगेशन में पार्टिसिपेट किया था, तो उनके ऊपर और शंभू प्रसाद जो थे वो डिप्टी पीपी थे, है ना? पीपी जो सरकारी केस वकील होते हैं, उनके सरकारी केस देखते हैं, उनके ऊपर उन्होंने मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का सूट फाइल किया था, इन 4 लोगों के ऊपर। ट्रायल कोर्ट जो है सबसे पहले क्या करती है, डीपीपी को छोड़ देती, पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो थे उनको छोड़ देती है, उनको लायबल नहीं माना जाता है और होता क्या है कि उसी के जब इन तीनों में से इन बाकी बच्चों को जो है बाकी जो बच्चों को नहीं, बाकी जो बचे उनको बेसिकली लायबल मान लिया जाता है, उनको लायबल माना जाता है मैलिशियस प्रोसिक्यूशन के लिए और इसलिए उमाशंकर पाठक को कंपनसेशन के लिए अवार्ड की जाती है। लेकिन जो तीनों थे गिरजा प्रसाद, जंगबाली सिंह और चंद्रिका प्रसाद, ये तीनों जो है हाई कोर्ट मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में अपील कर देते हैं और हाई कोर्ट में ये पाया जाता है कि गिरजा प्रसाद का जो एफआईआर लॉन्च किया गया था गिरजा प्रसाद के द्वारा वो झूठा था, क्योंकि प्लेंटिफ इंसिडेंट के समय वहां नहीं थे, है ना? एक सिविल सूट में वो अपीयर हो रहे थे सिविल जज के कोर्ट में, है ना? तो इसमें प्लेंटिफ बेसिकली जो उमाशंकर पाठक हैं वो उन्होंने इंस्टिगेट नहीं किया था क्योंकि वो वहां पे थे नहीं, वो अपीयर हो रहे थे किसी सिविल सूट में। तो कोर्ट ने हेल्ड किया कि रीजनेबल एंड प्रोबेबल कॉज नहीं हो सकता है, क्योंकि ये बातें जो है फॉल्स है। गिरजा प्रसाद इम्प्रॉपर पर्पज से उमाशंकर पाठक को बेसिकली फंसाना चाहते हैं। तो इसलिए गिरजा प्रसाद को जो है मलिशियस प्रोसिक्यूशन के लिए माना गया, है ना? हाई कोर्ट में भी उनको माना गया। अगर बाकी बचे 2 बातों 2 लोगों की बात करें, एसएचओ की बात करें और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की बात करें, तो एसएचओ को मैलिशियस प्रोसिक्यूशन के लिए लायबल नहीं माना गया और इसी तरह से चंद्रिका प्रसाद को भी पाया गया कि मैलिशियस प्रोसिक्यूशन के लिए उनको भी लायबल नहीं माना गया, क्योंकि उनके मन में कोई मैलिस नहीं था, है ना? और ऐसा नहीं था कि उसने उन्होंने बिना रीजनेबल एंड प्रोबेबल कॉज के एक्ट किया था, ऐसा नहीं कहा जा सकता है ना? तो इस ग्राउंड पे मैलिशियस प्रोसिक्यूशन के ग्राउंड पे उनको सजा नहीं दी गई, उनको लायबल नहीं माना गया बेसिकली।
सजा देना सही नहीं वर्ड होगा, सही वर्ड होगा कि उनको लायबल नहीं माना गया। आप देखेंगे पेज नंबर 209, वहीं से मैं फैक्ट्स बता रहा हूँ। और कोर्ट इसमें एक पैराग्राफ लिखा हुआ है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के रिगार्डिंग, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का जो वर्क है और उसके आधार पे एक टिप्पणी कोर्ट ने की थी, उसको आप ज़रूर रेफ़र कीजिए, उसको आप अंडरलाइन कर लीजिए या उसको आप पॉइंट आउट कर स्टार मार्क्ड कर लीजिए। जब भी आप इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से रिलेटेड अगर मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का कोई केस आपके पास आता है, तो आप गिरजा प्रसाद वर्सेस उमाशंकर पाठक का केस रेफ़र कर सकते हैं। कोर्ट ने इसमें बेसिकली एक्सप्लेन किया था कि जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उसका फंक्शन इतना ही होता है कि वो इस सेटिस्फेक्शन पर पहुंच जाए कि कोई केस जो है वो कोर्ट में जाने के लिए फिट है। उसको कोर्ट बन करके सही गलत का फैसला नहीं कर रहा है, सही गलत का फैसला उसको नहीं करना है कोर्ट बन करके। उसका काम बस इतना ही है कि वो सेटिस्फाइड करे, अगर सेटिस्फाई करता है कि फिट है कोर्ट में केस लाने के लिए, तो वो एक्ट कर सकता है, अदरवाइज उसको फैक्ट्स चेक करने बैठना नहीं है, ये उसके जुरिस्डिक्शन का बाहर का बात है ना? हाँ, उसको इतना डिस्क्रिशन है कि अगर कोई फॉल्स एविडेंस प्राइमा फेसाई कोई फॉल्स एविडेंस उसको दिखता है, तो वो अपने स्तर पे उसको रिजेक्ट कर सकता है। लेकिन अगर कोई क्रेडिबल सोर्स के द्वारा कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाता है, तो उस केस में वो बिना मतलब के बेसिकली वो उसका सही गलत फैसला करने के लिए बैठ नहीं सकता है। उसको अब एक्ट करना है, कोर्ट डिसाइड करेगा कि क्या करना है, उस फैक्ट्स वो फैक्ट सही है कि नहीं, या जो भी चीजें हैं वो कोर्ट डिसाइड करेंगी। अगर कोर्ट एक्यूज्ड को छोड़ देती है या डिस्चार्ज कर देती है, तो इससे ये नहीं साबित होता है कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने बिना रीजनेबल एंड प्रोबेबल कॉज के वर्क किया था, ये साबित नहीं होता है ना? उनके पास रीजनेबल एंड प्रोबेबल कॉज है या हो सकता है ना? तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात था फ्रेंड्स, ये स्टेटमेंट्स जो है, ये जो केस है गिरिजा प्रसाद शर्मा वर्सेस उमाशंकर पाठक, ये इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से रिलेटेड एक टिप्पणी है इसमें, वो इम्पॉर्टेंट है, उसको ध्यान में आप रखेंगे। अच्छा फ्रेंड्स, जैसे हम आपको पिछले इसेंशियल्स में एक टेस्ट बताए थे कि कोर्ट जब समन रिप्लाई के लिए समन करेगा, तो वहां पे हम मान सकते हैं कि अब जो है प्रोसिक्यूशन स्टार्ट हो गया है ना, प्रोसिक्यूशन स्टार्ट हो गया। इसी तरह से यहाँ भी एक टेस्ट है कि जैसे अगर कोई पर्सन जो है अपने वकील से एडवाइस ले रहा है और उस तो ये माना जाएगा, ये प्रिजम्पशन हो जाएगा, बेसिकली माना जा सकता है कि रीजनेबल एंड प्रोबेबल कॉज है ना? रीजनेबल एंड प्रोबेबल कॉज था वहाँ पे, है ना? लेकिन बचते ये बात है कि जो जिस वकील के पास आप जा रहे हैं, वो कॉम्पिटेंट काउंसिल के पास आप जा रहे हैं। अब ऐसा नहीं हुआ है कि रिलेटेड है क्रिमिनल केस और आप जा रहे हैं कंपनी लॉ के एडवोकेट के पास, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना? तो कॉम्पिटेंट वकील के पास आप गए, है ना? और उनको आप सारी बात बताते हैं, सही बात बताते हैं, है ना? जो भी रेलेवेंट तो फिर ये कहा जा सकता है, एक तरह का ये डिफेंस की तरह काम कर सकता है ना? डिफेंस 2 तरह का होता है फ्रेंड्स, एक जनरल डिफेंस जो कि 8 जनरल डिफेंस हम लोगों ने देखा था चैप्टर 2 में, और एक स्पेसिफिक डिफेंस या स्पेशल डिफेंस जो है, वो आपको हर जगह देखने को मिलेगा, हर केस में केस टू केस जो डिफरेंट टॉर्ट्स है उसके अंदर स्पेसिफिकली मिलेगा। तो ये एक तरह का डिफेंस हो जाता है रीजनेबल एंड प्रोबेबल कॉज के तहत, कि बेसिकली ये एग्जिस्ट करता है रीजनेबल एंड अगर मैंने लॉयर से अपने एडवोकेट से सलाह मशविरा लिया, अपने एडवोकेट से बेसिकली सलाह लिया, तो ये कहा जा सकता है कि यस रीजनेबल एंड प्रोबेबल कॉज एग्जिस्ट करता है। इसके बाद एक फ्रेंड्स एक बात और आती है कि कोई पर्सन अगर इनोसेंस है, मतलब इनोसेंट उसका सिद्ध हुआ, इनोसेंस मतलब इन द सेंस कि कोर्ट जो है उसको रिलीज कर देती है, तो क्या ये साबित करता है कि रीजनेबल एंड प्रोबेबल कॉज एग्जिस्ट नहीं करता था? मतलब क्या कोई पर्सन ये छूटने के बाद जेल से ये कह सकता है ना? मतलब जब उसको केस से रिहा कर दिया जाता है या जेल से छूटता है, उसके बाद ही वो ये कह सकता है कि कोई रीजनेबल एंड प्रोबेबल कॉज एग्जिस्ट नहीं करता था। मतलब बोलता है कि ये प्रूफ करने का क्या जरूरत है, रीजनेबल एंड प्रोबेबल कॉज नहीं एग्जिस्ट करता था, ये प्रूफ करने का क्या जरूरत है? ऑलरेडी मैं छूट चुका हूँ, इसका मतलब मैं इस केस में रिहा हो गया हूँ, इसका मतलब कोई रीजनेबल एंड प्रोबेबल कॉज एग्जिस्ट नहीं करता था। तो देखिए ऐसा नहीं है, वो ऐसा नहीं कह सकता है ना? जनरली केवल ये प्रूफ कर देने से कि देखिए मैं तो इस केस में छूट गया, इसका मतलब रीजनेबल एंड प्रोबेबल कॉज नहीं था, ऐसा नहीं होगा, है ना? जैसे हालाँकि 2 ऐसा केसेस है जहाँ ऐसा हो सकता है।
उन 2 केसेस के अलावा कहीं भी ये साबित नहीं होगा कि रीज़नेबल एंड प्रोबेबल कॉज़ कि अगर आप कोई पर्सन छूट जाता है, तो उसके इसका मतलब कि रीज़नेबल एंड प्रोबेबल कॉज़ एग्ज़िस्ट नहीं करता था। वो 2 केस क्या है? वो 2 केस है कि प्रोसिक्यूटर को बेसिकली वो 2 केस है। पहला कि प्रोसिक्यूटर को पता होना चाहिए था कि जो स्टोरी वो पर्सन के अगेंस्ट कह रहा है वो सही है या गलत। पता होना चाहिए था, जहाँ पे उसको पता होना चाहिए था। तो ये अगर एक्यूज्ड इनोसेंट निकला इस केस में, तो प्रोसिक्यूटर फॉल्स बातें कह रहा था, ये साबित होगा। प्रोसिक्यूटर जो है फॉल्स बातें कह रहा था। इसलिए एब्सेंस ऑफ रीजनेबल एंड प्रोबेबल कॉज था। यानी मतलब रीजनेबल एंड प्रोबेबल कॉज एग्जिस्ट नहीं करता था। अगर उसको बेसिकली ये पता होना चाहिए था, है ना? जिस स्टोरी पे वो विश्वास कर रहा था, जिस स्टोरी के माध्यम से या जिस स्टोरी पे वो सही मानते हुए वो केस कर रहा था, उसको वो फैक्ट पता ही होना चाहिए था। है ना? डिफरेंट केसेस देखेंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे कि वो फैक्ट उसको पता ही होना चाहिए था, कैसे नहीं पता उसको, है ना? तो उस केस में रीज़नेबल एंड प्रोबेबल कॉज़ माना जाएगा कि नहीं है? अगर साबित होता है कि पर्सन एक्यूज़्ड जो है इनोसेंट होके बाहर इनोसेंट के रूप में गिल्टी दोषी नहीं होता है, मतलब गिल्टी साबित होगा तो होगा ही नहीं, है ना? अगर वो बाहर आता है तो वो ये कह सकता है कि रीज़नेबल एंड प्रोबेबल कॉज़ एक्जिस्ट नहीं करता था। इसके अलावा दूसरा, ऐसा सर्कमस्टांसेस है जो प्रूफ किया गया, अगर वो प्रूफ किया गया तो इस प्रकार का है कि प्रोसिक्यूशन अगर रीजनेबल केयर से फैक्ट पता करता तो ये जान लेता कि एक्यूज्ड जो है गिल्टी है या इनोसेंट है ना? कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं जिनको अगर प्रूफ कर दिया गया होता तो वो अगर रीजनेबल केयर देखता, उस सर्कमस्टांसेस में वो रीजनेबल केयर करता, तो वो पता लगा सकता था कि पर्सन जो है गिल्टी है कि इनोसेंट है। तो इन दो केस के अदा छोड़ करके बाकी कहीं भी अगर कोई पर्सन वापस जेल से छूट जाता है, मतलब वापस छूट जाता है या फिर वो किसी केस से बाहर आ जाता है, किसी केस में उसको डिस्चार्ज कर दिया जाता है, उसके केस को डिसमिस कर दिया जाता है, तो ये साबित नहीं होगा कि रीजनेबल एंड प्रोबेबल कॉज एग्जिस्ट करता था, है ना? यानी स्पेसिफिकली प्रूफ करना पड़ेगा, एक्सेप्ट 2 केस। पहला कि प्रोसिक्यूटर को जिसने केस किया था उसको पता ही होना चाहिए था फैक्ट्स। दूसरा कि सर्कमस्टांसेस इस तरह का था कि उस सर्कमस्टांसेस को अगर प्रोसिक्यूटर रीजनेबली उस पे अगर वो अपने आप को इन्फॉर्म करने का प्रयास करता, उस रीजनेबल फैक्ट्स का ड्यू इंक्वायरी करता, तो वो पता कर लेता कि अक्यूज्ड गिल्टी है या इनोसेंट, है ना? तो ये डिफरेंट फैक्ट्स के आधार पे आपको पता चलेगा। ये एक बात है, यानी कि एक फ्रेंड्स हम लोगों ने इसमें यानी कि हम लोगों ने इसमें बेसिकली ये समझने का प्रयास किया कि इनोसेंस प्लस इनोसेंस प्लस सर्कमस्टांसेस इनोसेंस प्लस सर्कमस्टांसेस, है ना? केवल CNC, है ना? इनोसेंस प्लस सर्कमस्टांसेस यानी केवल इनोसेंस केवल इनोसेंस साबित हो से यहाँ पे मेलिशियस प्रोसिक्यूशन का सूट सक्सेस नहीं करेगा। आपको सर्कमस्टांसेस में भी शो करना पड़ेगा कि एब्सेंस ऑफ रीजनेबल एंड प्रोबेबल कॉज था। बस इनोसेंस ये साबित नहीं करता है एब्सेंस है, ये दोनों मिला करके ये क्यूमुलेटिवली जा करके तब जा करके एब्सेंस ऑफ रीजनेबल एंड प्रोबेबल कॉज होगा, तब जा करके एब्सेंस ऑफ रीजनेबल एंड प्रोबेबल कॉज साबित होगा, तब जाके एब्सेंस ऑफ रीजनेबल एंड प्रोबेबल कॉज होगा। अब एक एग्जांपल लीजिए, जैसे पर्सन ए अगर ये कहता है कि उसने अनदर पर्सन बी को देखा था, है ना? वो ये कहता है कि ए जो है ये कहता है कि उसने बी को देखा था। ए ये कहता है कि उसने बी को देखा था क्राइम करते हुए, और बी जो है ट्रायल में मेरिट के आधार पे एक्विट हो जाता है। तो क्या होगा? ये प्रिजम्पशन होगा कि प्लेंटिफ ने प्लेंटिफ जो है बेसिकली उसके पास कोई रीजनेबल एंड प्रोबेबल कॉज नहीं था, है ना? उसने पूरी तरह से फॉल्स केस किया, है ना? उसने पूरी तरह से जानबूझ करके उसके
केस किया है उसने, है ना? कोई रीज़नेबल एंड प्रोबेबल कॉज़ नहीं था। क्योंकि उसने कहा था कि उसने उसको क्राइम कमिट करते हुए देखा। लेकिन कोर्ट ने ट्रायल के दौरान पाया, उसको मेरिट पे उसने बेसिकली जब सारे चीज़ों को ट्रायल के दौरान देखा गया, तो उसमें पाया गया कि ऐसा कुछ था ही नहीं, है ना? तो यहाँ पे वो साबित हो जाएगा। इस केस में ये साबित हुआ कि जब वो इनोसेंटली निकलता है, उसपे ट्रायल के बाद उसपे आरोप सिद्ध नहीं होता है, इससे ये भी साबित हो जाता है इस केस में कि एब्सेंस ऑफ रीज़नेबल एंड प्रोबेबल कॉज़ था। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा, है ना? हर बार ऐसा नहीं होगा। जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है ना? वो बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा प्लेंटिफ के ऊपर होगा। प्लेंटिफ को बेसिकली प्रूफ करना पड़ेगा। प्लेंटिफ को इसमें प्रूफ करना पड़ेगा। बर्डन ऑफ प्रूफ जो है, वो प्लेंटिफ के ऊपर होगा। प्लेंटिफ को प्रूफ करना है। हालाँकि अगर प्रोसिक्यूटर ये कहता है कि प्लेंटिफ को उसने देखा था पर प्लेंटिफ एक्विट कर दिया गया, तो उस केस में ओनर्स ऑफ प्रूफ जो है बेसिकली शिफ्ट हो जाता है ना? एक केस को छोड़ करके, जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि उसने क्लियरली कहा कि मैंने अपनी आँखों से देखा था क्राइम कमिट करते हुए। ठीक है? तो ये चीज़ हम लोगों ने देख लिया। ये था हमारा फ्रेंड्स सेकंड एसेंशियल्स। इसके बाद थर्ड एसेंशियल है फ्रेंड्स, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये 3 एसेंशियल्स हैं। इसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन अगेन फिर वीडियो का लेंथ 1 आवर से ज़्यादा का हो जाए, इसलिए उस सबको तीसरे पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे। तीसरे पार्ट में कवर हो जाएगा। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने इन सारे चीज़ों पे देखा, मतलब सेकंड एसेंशियल्स को डिटेल में देखा। सेकंड एसेंशियल से जितना तरह का क्वेश्चंस बन सकता था या जो क्वेश्चंस बनता है, उनके ऊपर हम लोगों ने चर्चा कर ही लिया। जैसे ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव स्टैंडर्ड्स के ऊपर, बर्डन ऑफ प्रूफ पे थोड़ा-सा आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा ये जो पार्ट है बेसिकली डैमेजेस में हम लोग देखेंगे, इसलिए यहाँ पे हम लोगों ने नहीं देखा। उसके बाद आपको हम लोगों ने केसेस देखा, डिफरेंट केसेस, गिरिजा प्रसाद शर्मा वाला केसेस, जिसमें इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से रिलेटेड जो पैराग्राफ दिया हुआ है, उसको आप ध्यान में रखेंगे। एब्राथ वर्सेस नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे कंपनी, ये केस भी आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस केस में जिस तरह से डिसाइड किया गया, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आप एक बार बुक रीडिंग करेंगे तो वहाँ पे आपको ईज़िली हाइलाइट आप कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स हम लोगों ने अदर केसेस भी देखे हैं, जहाँ पे रीज़नेबल एंड प्रोबेबल कॉज़ में क्या-क्या डिफरेंट बातें हेल्ड की गई, उनको हम लोगों ने देखा। और फाइनली ये बात सबसे इम्पोर्टेंट है, ये बात आपको ज़रूर ध्यान में रखना है। तो ये था फ्रेंड्स हम लोगों का आज का वीडियो। आज इतना ही। आज सेकंड एसेंशियल्स में ही हम लोगों का टाइम लग गया। उसके बाद हम लोग थर्ड एसेंशियल्स देखेंगे। थर्ड एसेंशियल्स उतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, इन द सेंस कि मेलिस तो हम लोग कई बार देख चुके हैं। मेलिस, मेंटल एलिमेंट इन टॉर्टियस लायबिलिटी, हर जगह वही कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। मेलिस का जो कॉन्सेप्ट है, सेम कॉन्सेप्ट है, बस हमको सिर्फ मेलिशियस प्रोसिक्यूशन के दृष्टिकोण से देख लेना है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे नए वीडियो में। ये वीडियो काफ़ी जल्दी अपलोड हो जाएगा, तीसरा पार्ट, ताकि मेलिशियस प्रोसिक्यूशन हमारा समाप्त हो जाए। उसके बाद फिर हम लोग ट्रेसपास टू लैंड और ट्रेसपास टू गुड्स के ऊपर चर्चा करेंगे। उसके बाद फिर हमारा ट्रेसपास भी कवर हो जाएगा और फाइनली फिर हम अदर टॉपिक्स पे जाएँगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू द वीडियोज़। ऑल द बेस्ट।